फाइन स्टूडेंट, देखो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये भी स्पीच का ही एक हिस्सा है। जैसे स्पीच का हिस्सा बहुत सारा चीज़ है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसमें कंजंक्शन भी एक हिस्सा है। तो क्या होता है कंजंक्शन का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन? हाँ बोलो। सर कंजक्शन जो होता है ना, दो फ्रेज या दो क्लाउज या दो सेंटेंस को जोड़ता है। वेरी गुड। तुम बताओ। जोड़ने वाला वर्ड। तुम बताओ। सेम यू। Conjunction is a word that used to connect to the first phrase and clause. ओके, वेरी गुड। यू। Joining word which is used to connect two different sentences. वेरी गुड। एनी आइडिया? सर जो दो सेंटेंस को आपस में दो सेंटेंस को आपस में जोड़े। वेरी गुड। यू। वही सर कनेक्ट वर्ड को करता है, वो नाउन भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन टू प्रोनाउन। वेरी गुड। मतलब बेसिकली ये ऐसा शब्द है जो ज्वाइन करता है ना, ज्वाइन करता है ये। देखो मुझे नहीं पता था तुम लोग आता है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये क्या है? एक ज्वाइनिंग वर्ड है। इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, वर्ड जो ज्वाइन करे, समझे? इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड डैट कनेक्ट। अब क्या क्या चीज़ को कनेक्ट कर सकता है? डैट कनेक्ट वर्ड्स, डैट कैन कनेक्ट phrases, that can connect clauses। और यदि हम clauses का बात करें तो obviously sentences भी होगा। तो ये चार चीज को ना कनेक्ट कर सकता है। अब कई स्टूडेंट बोले थे सर 2 वर्ड्स, जरूरी नहीं कि 2 वर्ड्स, मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकता है। समझ गया ना? हाँ, फ्रेजेस जरूरी नहीं कि 2 ही फ्रेज होगा, उससे अधिक भी हो सकता है। सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर क्लाउजेस एंड सेंटेंस ऑल्सो। समझ गया ना? द कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स कॉमा फ्रेजेस कॉमा क्लाउजेस और सेंटेंसेस। समझ गए ना? अब देखो इट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अच्छा, स्पीच का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीच? बोलो, जल्दी बोलो। यस यू सर इट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है। अच्छा बोलो। बेसिकली parts of speech are eight. There are 8 kinds in parts of speech. It help us to write or to read English grammar correctly. ओके, यू So any statement is a speech. यू सेंटेंस सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ओके, यू। अरे इंग्लिश है ये यूपीएससी नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन ही होगा। चाहे हम यूट्यूब पे पढ़ाएं, चाहे हम क्लास में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, ये एक तरफा नहीं हो सकता है ये क्लास। बात समझ गए ना? इसमें तुम लोग का इनपुट लेना ही है। चाहे हम वीडियो बनाए चाहे नहीं बनाए, वो दूसरा विषय है। अब वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा थोड़ी है कि हम 2 डायरेक्शन वाला चीज़ खत्म कर देंगे। यू हैव टू गिव इनपुट। देखो स्पीच का मतलब केवल बोली नहीं होता है। स्पीच का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस, चाहे वो आप बोल रहे हो चाहे आप लिख रहे हो, तो कौन से शब्दों का उसमें हम चयन करें, कौन से शब्द को हम वहाँ पे लिखें। और शब्द का तात्पर्य क्या है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है एंड सो ऑन। तो कंजंक्शन भी उसका एक हिस्सा है। कंजंक्शन से भी हम क्या करते हैं?
स्पीच को लिखने में, बोलने में हेल्प लेते हैं कंजंक्शन से। बात समझ में आ गया ना? इसलिए हम कह सकते हैं कंजंक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। अब स्पीच का मतलब वो नहीं कि जो स्कूल में तुम लोग सुनाते थे असेंबली में जाके, ठीक है? ये हम ग्रामर का भाषा है। स्पीच का मतलब कोई भी आपका सेंटेंस हो सकता है, चाहे वो लिखित रूप से हो चाहे वो मौखिक रूप से हो। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। लिख लो इसको स्टूडेंट, राइट डाउन क्विकली। लिख लिया ना? तो समझते हैं, फर्स्ट समझते हैं कि वर्ड्स क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस क्या होता है। यदि इस चीज़ को समझ जाओगे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। करेक्ट? तो स्टार्ट्स विथ वर्ड्स। अब बताओ वर्ड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्या? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। यस, ठीक है, दैट गिव्स प्रॉपर मीनिंग। वेरी गुड। इसका मतलब बहुत सारे अल्फाबेट का ये कम्बिनेशन है, बहुत सारे लेटर का ये कम्बिनेशन है, जिसके वजह से हमें क्या मिलता है? सेंस मिलता है, मीनिंग मिलता है। और एक सेंटेंस में, एक स्पीच में जो फंडामेंटल और जो यूनिक चीज होता है, जिसका सेंस आता है, वो और कोई नहीं, वर्ड ही है। सब जैसे ह्यूमन बीइंग में जो फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। और फिर सेल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ह्यूमन बॉडी, शरीर बनता है, मल्टी ऑर्गेनिज्म बनता है। करेक्ट ना? उसी तरह सेंटेंस में एक फंडामेंटल यूनिट देखोगे तो वो और कुछ नहीं, वो वर्ड्स है। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। लिखो, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट दैट गिव्स मीनिंग और इट हैज प्रॉपर सेंस। समझ गए ना? और वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? क्या हो सकता है वर्ड्स का मतलब? एनीथिंग। इट कैन बी योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये नाउन हो सकते हैं, करेक्ट? ये प्रोनाउन हो सकता है स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, करेक्ट? प्रीपोजिशन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एंड सो ऑन। हमारे दिमाग में पहले से छपा हुआ है, भरा हुआ है कि शब्द का मतलब केवल नाउन ही होगा। ऐसा नहीं है। प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? बताओ तो। और अभी ये मैं बताने वाला नहीं हूँ कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। इतना तो समझ में आना चाहिए तुम लोग को। पता है ना क्या होता है? नाउन के बदले में यूज़ करते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। एडवर्ब क्या है? जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, जो वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और स्वयं दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। करेक्ट? प्रीपोजिशन क्या होता है? तुम्हारा छोटे छोटे शब्द जो हेल्प करते हैं कनेक्ट करने में, सेंटेंस को बताने में, उसका डायरेक्शन क्या है, किस तरह काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है। करेक्ट? और वर्ब तो जान ही रहे हो, कार्य। तो ये सभी क्या हो जाएगा? सभी जितने भी है वो सब वर्ड्स कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ गए ना? और वर्ड क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसी भी सेंटेंस का। बट जो फंडामेंटल यूनिट के पास कम से कम मीनिंग होना चाहिए। जो मीनिंग, जो सेंस निकलता है वो एक्चुअली वर्ड से ही निकलता है। और इसी वर्ड को हम ठीक से सजाते हैं एक सेंटेंस में तो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। जब एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एक सेंटेंस। समझ गए ना? जैसे एग्जांपल देखो, राम इज गोइंग। बताओ यहाँ पे कितना वर्ड है? 3 वर्ड्स है ना? तो राम इज फंडामेंटल, इज एंड गोइंग। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स गिव्स यू अ सेंटेंस। बट मान लो कि इसमें ऐसा होता, गोइंग इज राम, लेट्स। तो ये भी तो 3 वर्ड है, बट इट डज नॉट गिव अ मीनिंग। तो ये सेंटेंस नहीं है, बट वर्ड तो है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड है। तो वर्ड अपने आप में एक सेंस देता है, बट वर्ड का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस बनेगा। समझ गए ना? इट इज ऑल अबाउट योर वर्ड्स। उसका तो बताओ क्या समझना है हमें? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज के बारे में तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं क्लास में। मिटा देना ये।
क्या होता है फ्रेज स्टूडेंट, बताओ जरा, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज देखो, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स? बट इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना ही इसके अंदर सब्जेक्ट होगा और ना ही इसके अंदर वर्ब होगा। यही ना होता है फ्रेज का मतलब, ना ही इसमें सब्जेक्ट होगा ना ही इसमें वर्ब होगा। और यदि सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे हम। सही बात है ना? तो बताओ, एक सेंटेंस बताओ तुम लोग। जैसे एग्जांपल देखो, ए लकी कपल, लेट्स से ए लकी कपल, मतलब लकी मतलब भाग्यशाली दंपति। कपल क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं ना। दंपति, संपत्ति नहीं जी, दंपति। अब दंपति के बाद संपत्ति है, वो दूसरा विषय है। समझ गए ना? बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छा। मैरिड के लिए होता है कि ऑब्वियसली मेरिट के लिए होगा, मेरिट के लिए होगा। हाँ, और 2 कॉपी ला रहा है, बोला एक कपल ऑफ कॉपी ले रहा है। हाँ, 2 मित्र हैं, गर्लफ्रेंड होगा। नहीं वो कहाँ से कपल होगा? वो झूठ मूठ का बोल रहा है लोग। हाँ, हाँ पार्टनर बोलो, फ्रेंड बोलो, समझे ना? वो बोलने के लिए ठीक है, कपल बोलता है। कपल ऐसे थोड़ी होता है, पहले तुम साथ फेरा लेगा तब ना कपल बनेगा। या फिर चर्च में जाओगे तब ना कपल बनोगे। कि ऐसे कपल बनना है तुम लोग को? उम्र हो गया कपल बन जाओगे? नहीं जी, ऐसे नहीं बनता है। अब आजकल का जो ट्रेंड है वो उल्टा ट्रेंड है, वो है ना। फोन पे आएगा, मैं उसी के अनुसार हम बोल रहे हैं, फोन पहले बोल देता है, इसीलिए फोन पे मैसेज आएगा कि नहीं उसको डिस्टर्ब मत करो, वो कपल है। तो क्या उसने अग्नि का फेरा लिया था? हाँ, तो खाली क्लास जाने से थोड़ी, क्लास जाने से, कोचिंग संस्था जाने से या मित्रता होने से थोड़ी कपल हो जाता है। कपल के लिए देयर मस्ट बी सम पीपल। रेस्टोरेंट में लिखा था स्पेशल अरेंजमेंट फॉर कपल। हाँ, क्या भी, इसीलिए हम बोल रहे हैं। एक्चुअल में कपल शब्द ना वो सब शादीशुदा के लिए है। अब हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, वो विषय दूसरा है, बट वैसा यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें देखो स्टूडेंट, ये लकी कपल, तो अब ये लकी कपल क्या हो गया? ना इसमें तुम्हारा वर्ब है ना? तो ये क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो गए? फ्रेज हो गए। हाँ, एक सेंटेंस में भी तुम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, he is known for his honesty. He is known for his honesty towards service. Let's say he is known for his honesty towards service. या फिर ऐसे भी बोल सकते थे, he is known for honesty towards his service. ऐसे ही बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? तो ये देखोगे बच्चे लोग, ये जो देखोगे his honesty towards service, it is a phrase group of words। हो सकता है ना फ्रेज ये? बिल्कुल। he is known for his honesty towards service, this is a one phrase। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कहीं पे सब्जेक्ट है? नहीं है। कहीं पे वर्ब है? नहीं है। बात समझ गए ना? बट एज अ टोटल हम लेंगे, तो टोटल हम जब लेंगे तो एक कंप्लीट क्लॉज है ये। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे क्लॉज रिलेटेड। एक कंप्लीट क्लॉज है, जो कंप्लीट क्लॉज है वो सेंटेंस है, फिर जिसमें सब्जेक्ट हो और जिसमें वर्ब हो, और वहाँ पे पूर्ण विराम भी है। पूर्ण विराम सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मीनिंग दे दिया आपको, तो वो क्या बन जाएंगे? एक सेंटेंस बन जाएंगे। तो एक कंप्लीट क्लॉज इज इक्वल टू ए सेंटेंस। अब ये फ्रेज है, समझ गए ना? ए लकी कपल, ए लकी स्टूडेंट जो भी है, ये क्या हो गया तुम्हारा? एक फ्रेज बन गया। दूसरा क्या है तुम्हारा? ये भी फ्रेज बन सकता है। चलो इसको लिख लो स्टूडेंट। जब तक तुम लोगों को समझ ना हो कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होते हैं,
क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, तब तो कहाँ समझ में आएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन खाली वर्ड रट लेगा थोड़ी चलेगा। यू शुड अवेयर ऑफ द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पे काम करो स्टूडेंट। मिटा देना। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग क्लॉज का। क्लॉज का मतलब क्या होता है? हाँ, जहाँ तक सवाल है फ्रेज का ना, सुनो बच्चे लोग, अब उतना डिटेल में तो जाएंगे नहीं अभी, है ना। जहाँ तक सवाल है फ्रेज का, तो देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ फ्रेज। बहुत तरह के फ्रेज होते हैं ना, जानते हो। नाउन फ्रेज हो सकता है, याद करो, जेरॉन फ्रेज हो सकता है, इन्फिनिटिव फ्रेज हो सकता है, वर्बल फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। बहुत टाइप का है ना फ्रेज, वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी सिंपल समझो कि फ्रेज जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्लाउज, क्लाउज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो और जिसमें वर्ब हो। समझ गए ना, उसको क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। क्लाउज दो तरह के हो सकते हैं। क्लाउज टू टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बताओ तो? वेरी गुड। इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड योर डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड डिपेंडेंट क्लाउज। ए कंप्लीट क्लाउज इज इक्वल टू ए सेंटेंस। सही बात है ना? अच्छा, क्लाउज का देखो। हाँ, एग्जांपल समझते हो। हाँ, क्लाउज का चलो तुम ही लोग दो, बताओ तो एक क्लाउज का एग्जांपल क्या हो सकता है? हाँ, जैसे बहुत सिंपल लेते, ही इज गोइंग टू मार्केट। सो सिंपल, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ऑल्दो he studied although he studied hard। चलो दो लेते हैं, दो ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, बताओ तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ई है। वर्ब क्या है? इज और गोइंग है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब हो गया, और ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया? ये नाउन हो गया। बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसका, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कहेंगे सिंपल ये नाउन है। ऑब्जेक्ट कहोगे तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहोगे। सही बात है ना? क्योंकि जब प्रीपोजिशन आ जाता है तो फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट ये बनेगा। यही ना हम लोग पढ़े हैं, यही समझे हैं अभी तक। अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी है, जिसमें वर्ब भी है। तो ये क्लॉज क्वालिफाई हुआ ना स्टूडेंट, और प्लस यहाँ पे फुल स्टॉप भी है, एक पूरा सेंस भी निकल रहा है। तो ये क्लॉज भी है प्लस एक सेंटेंस भी है। सही बात है कि नहीं है? नीचे देखते हैं, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, और उसके बाद तो कुछ नहीं है, उस तरफ कोई क्लॉज या कुछ सेंटेंस नहीं है। तो ऑल्दो इट इज अ क्या है तुम्हारा? ये फिर भी ये क्लॉज है। क्लॉज कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे हैं और यहाँ पे वर्ब आ रहा है। भले ही ये सेंटेंस कंप्लीट ना हो, भले ही ये क्लॉज कंप्लीट ना हो, मगर क्लॉज तो बन गया। समझ गए ना? ये क्लॉज बन गया ही है। तो इट इज ऑल्सो ए क्लॉज, ये भी क्या है? एक क्लॉज है, बट ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट क्लॉज नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो आया है। अरे बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, बट इट इज स्टिल ए क्लॉज, बट ये कंप्लीट हो गया। तो जो कंप्लीट क्लॉज होता है उसको क्या बोलते हैं? लिखो यहाँ पे, कंप्लीट क्लॉज है ये। जब कंप्लीट क्लॉज है तो वी कैन से इट इज अ सेंटेंस, बट चूंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये क्लॉज कंप्लीट नहीं है, बट क्लॉज तो है क्लॉज, बट ये सेंटेंस अभी नहीं बना है, ये अभी सेंटेंस नहीं बना है। लिखो इसको, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस में ये मॉडिफाई करके थर्ड सेंटेंस बनाते हैं।
तो ध्यान से देखना। लिखो, जल्दी लिखो, तेईस से। अब देखो यहां पे हो गया ना, देखो अब ये थर्ड सेंटेंस लिख रहे हैं हम। ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, कॉमा he couldn't, let's say he couldn't pass the examination, he couldn't pass the exam। चलो स्टूडेंट, ये हो गया। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग? इधर देखो, ये समझ में आ गया नहीं? ये ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, कॉमा ही couldn't pass the exam। बताओ कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है, कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट है इसमें? ये बताओ तो, ये क्या है? ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है? देखो बाबू, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो नहीं है कि तुम अपने माता के नीचे, पिता के नीचे काम करे तो तुम डिपेंडेंट, वो इंग्लिश में नहीं चलता है। सबसे आसान तरीका है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पहचानने का कि कोई डिपेंडेंट है तो उससे पीछे पहले वर्ड कोई जुड़ा हुआ है। सो सिंपल, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। तो इससे पहले देखो, इस क्लॉज से पहले ये वर्ड जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये तभी कंप्लीट होगा जहां पे कोई कुछ होगा, उसके बाद कुछ आएगा। यानी कि ये डिपेंडेंट है कहीं दूसरे क्लॉज के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो आ गया है, तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये डीसी हो गया। और ये इसके आगे अटैच नहीं है ना कोई भी वर्ड, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ज़्यादा वो साइंटिस्ट वाला बुद्धि नहीं लगाना है, समझ गया ना? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बना रहे हो क्लास में। डिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, कॉमा ही couldn't पास द एग्जामिनेशन। समझ गए ना? तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो अब यहां पे देख सकते हो तुम लोग, डीसी डिपेंडेंट क्लॉज, इसी का बात कर रहा हूं, प्लस आईसी, तो ये एक सेंटेंस बन गया ना, एक सेंटेंस बन गया। डीसी प्लस आईसी बिकम्स ए सेंटेंस। और यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया और मीनिंग भी निकल गया। बात समझ गया ना? रब कर दे। अब चलो, तो यस, हम लोगों ने बेसिक चीज़ समझ लिया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने समझ लिया कि वर्ड्स क्या होता है, करेक्ट, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। जब हम क्लॉज समझ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने सेंटेंस को भी समझा। अब देखो यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं कि कैसे कंजंक्शन वर्ड को ज्वाइन करता है, कैसे कंजंक्शन फ्रेज को ज्वाइन करता है, कैसे कंजंक्शन क्लॉज को ज्वाइन करता है और कैसे कंजंक्शन सेंटेंस को ज्वाइन करता है। तो पहले वर्ड्स का देखते हैं। वर्ड्स का एग्जाम्पल समझो। रोहन एंड आलोक are going to their college। ठीक है, रोहन एंड आलोक आर गोइंग टू देयर कॉलेज। यहां पे देख रहे हो स्टूडेंट, एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। सही बात है। और यहाँ पे दो वर्ड का कैरेक्टर क्या है? नाउन है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हाँ, हम प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन जानते हो नहीं, यदि सिंगुलर हो तो 2, 3, 1 के हिसाब से लगता है। जैसे एग्जांपल देखो, टू मतलब यू, कॉमा ही एंड आई, करेक्ट। attended the seminar, attended the seminar yesterday। correct, you, he and I।
बताओ ये सबको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एंड ने हेल्प किया ना। हाँ, एंड बिल्कुल दो वर्ड के बीच में ही आते हैं, मतलब दो चीज़ के बीच में ही आते हैं। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि यू एंड ही एंड आई, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग, उस समय हम कॉमा का भी यूज़ करते हैं। बट देखो एंड ने प्रोनाउन को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, एंड ने प्रोनाउन को जोड़ा नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल। इसलिए हम लोग बेसिकली बोल देते हैं कि कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड को ज्वाइन करता है, यही रीजन है बोलने का। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना होगा कि वहाँ पे कॉमा है, यदि 3 आ गया या 4 आ गया तो एंड जो है वो तुम्हारा 2 के बीच में ही काम आता है। बट मान लो कि 2 से अधिक आ जाए तो हमारे पास कुछ पंक्चुएशन मार्क है जिसको हम यूज़ करके बता सकते हैं कि 2 से अधिक है वहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे यू ही एंड आई आया ना, तो यहाँ पे कॉमा यूज़ कर दिए, सो सिंपल। बट आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि एंड ज्वाइन नहीं कर रहा है, एंड बिल्कुल ज्वाइन कर रहा है। समझ गया ना, ये हो गया वर्ड्स। इधर देख सकते हैं, ही बॉट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड यूज हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे थे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। सही बात है ना। और इस तरह आप वर्ब का भी दे सकते हो, वर्ब का भी दे सकते हो ना। हाँ हाँ, करेक्ट। अब वर्ब का भी 2 वर्ड जोड़ सकते हो ना। कैसे वर्ब का जोड़ोगे बताओ जरा। हाँ बोलो, जोर से बोलो, पर सेंटेंस बोलो, डायरेक्ट बोलो, तेजी मत दो, सेंटेंस बोलो जल्दी से। स्विमिंग एंड डांसिंग तो वर्ब हुआ ही नहीं। हाँ बताओ बताओ। बताओ, ही लाइक्स एंड प्ले क्रिकेट, हुआ ना। ही लाइक्स एंड प्ले क्रिकेट, वो पसंद भी करता है और खेलता भी क्रिकेट को। 2 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बिल्कुल 2 वर्ड आ सकते हैं, 2 वर्ड कुछ भी हो सकता है आपको। ही लाइक्स एंड प्ले क्रिकेट हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा वर्ड्स का। और वर्ड्स का मतलब आप एडजेक्टिव सब कुछ जुड़ रही। ही इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, है ना। नो, ही इज रनिंग एंड थिंकिंग, सही बात है, हो सकता है। रनिंग एंड थिंकिंग बोल रही हो ना हम। अच्छा, रनिंग एंड सिंगिंग, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ही इज रनिंग एंड सिंगिंग, क्या कोई दिक्कत है तुम लोग को? ठीक तो है। एंड आ गया ना उसमें कि तुम लोग नहीं कर पाते हो, रन करते हुए गाना गाते हो कि खाली दिल का ही गाना सुनते हो? ईयरफोन लगा के तो कर तो रहे हो तुम लोग। यू आर रनिंग एंड लिसनिंग। कौन सा? हर घर में एक ही राम, वही गाना सुनते हो? भारत का बच्चा बच्चा, कितना बढ़िया गाना है ना वो। अभी मोदी स्टेडियम में, मोदी जी का नाम से स्टेडियम है ना एक, गुजरात में, हाँ मोढेरा में जो है, कितना 1 लाख से भी प्लस उसमें कैपेसिटी है। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था फिलहाल में, उसमें ये गाना बजा था, वायरल हुआ वीडियो बहुत ज़्यादा। गाना है, गाना बजाओ, मौज करो, विवाद मत क्रिएट करो, बी हैप्पी, खुद खुश रहो, दूसरे को भी दो खुशी। ये समझ गए स्टूडेंट? ये हो गया वर्ड्स। उधर देखते हैं यहाँ पे फ्रेजेस। अब फ्रेज भी तो कर सकते हो उसी तरह। एग्जाम्पल देखो, हाँ जैसे he is working in his office. He is working in his office and
तो फ्रेज बना रहे, देखो ही इज वर्किंग इन हिज ऑफिस एंड हिज प्रोजेक्ट is to he is working in his office and his project is to examine data. Let's say ऐसे लिख रहे हैं, he is working in his office and his project is to examine data. देखो अब देखो यहाँ पे तो दो क्लॉज हो गया, पहले यहाँ पे देखो he is working in his office, इन ऑफिस, ठीक है, ये एक्चुअली सेंटेंस यहाँ बैठेगा नहीं क्योंकि हिज प्रोजेक्ट आ गया तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। रुक जाओ मुझे दूसरा सेंटेंस लिखना है जो तुम अभी रुको, अभी इसको मत लिखो, रुक जाओ मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। ये सेंटेंस गलत नहीं है बट इसमें फ्रेज क्लियर नहीं हो रहा। ही ट्रैवल अक्रॉस द रिवर and through the forest। इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि फ्रेज कौन सा, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। हालांकि सेंटेंस इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्लियर कट फ्रेज समझ में आएगा, काट दो कोई दिक्कत नहीं है। ही ट्रैवल अक्रॉस द रिवर एंड थ्रू द फॉरेस्ट, समझ गए। अब यहाँ पे बताओ दो फ्रेज कौन सा है, फर्स्ट क्लॉज एंड दिस वन इज सेकंड क्लॉज। और बताओ कौन सा वर्ड ने ज्वाइन किया दो क्लॉज को, एंड ने। हो गया ना स्टूडेंट। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, करेक्ट। सिमिलरली सेकेंड फ्रेज में भी देखोगे, इस फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, समझ गए ना। तो फ्रेज हो गया, और फ्रेज को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है। बिल्कुल लिखो, मिटा देना। और इस तरह तुम बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हो। जहां तक सवाल है फर्स्ट वाला सेंटेंस का, तो उसमें गड़बड़ी कैसे हुआ ये भी समझ लो, क्यों उसको काटना पड़ा मुझे। जैसे मैंने लिखा कि ही इज वर्किंग इन हिज ऑफिस एंड क्या था उसके बाद देखो तो, हाँ, एंड हिज प्रोजेक्ट, वो अब एक फिर नया क्लॉज बन रहा था उधर, समझे ना। तो क्लॉज के दृष्टिकोण से वो एकदम करेक्ट है, क्लॉज के दृष्टिकोण से सही है, वह फ्रेज के दृष्टिकोण से वो गलत हो जाएगा। यदि मुझे फ्रेज के दृष्टिकोण से लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ता है वहाँ पे, ही इज वर्किंग ऑन द डेटा on data analysis, yeah, he is working on the, yeah, he is working for compilation of data, let's say he is working for the compilation of data and producing the good result। तब ये फर्स्ट वाला क्लॉज और फ्रेज और सेकंड वाला फ्रेज एंड से जुड़ सकता था, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम। हाँ, हम ये बोल रहे, रुको हम लिखाई देते हैं। देखो क्या बोल रहे थे यहाँ पे, देखो is working on is working on analysis of data, yeah, he is working over analysis of data, yeah, he is working on the analysis of data and produces रिजल्ट्स या प्रोड्यूसेस सर्वे। तो ये देखोगे यहाँ पे ये जो हो जाएगा और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो फ्रेज हो जाएगा, समझ गए ना। ही इज़ वर्किंग ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा। अब थोड़ा सा सेंटेंस मुझे गड़बड़ लग रहा है, ही इज़ वर्किंग ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा, ही इज़ वर्किंग ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ, नो एनालिसिस से बेटर है कंपाइलेशन ऑफ डेटा, समझे ना। अब लिखो ये सही हो जाएगा, ही इज वर्किंग ऑन कंपाइलेशन ऑफ डेटा एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट और सर्वे। ऐसे ही होता है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का बात हो या तुम्हारा कोई भी सर्वे, पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं,
जैसे अभी बिहार का कास्ट सेंसस हुआ ना, तो कास्ट सेंसस कैसे हुआ? पहले घर घर गए डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा कंपाइल हुआ, और उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, सर्वे प्रोड्यूस हुआ। तब हम लोग जाके जाने कि बिहार में ओबीसी कितना है, 63% है, या 62%, 62 to 63% हुआ है। बात समझे? उसी में वो काम करता है, उसी विभाग में काम करता है, कहने का मतलब ये हुआ। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया बताओ, फ्रेज हो गया। क्लाउज भी बना सकते हो ना स्टूडेंट, क्लाउज का तो बना दिया उस समय, क्लाउज बना दिए थे ना। अच्छा याद करो कि वहाँ पे देखो तो जो सबसे लास्ट में जो क्लाउज लिखे थे जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट था, उससे पहले अल्दो आया था ना। पढ़ो जरा स्टूडेंट क्या लिखा गया है। हाँ, अल्दो ही स्टडीड हार्ड कॉमा ही कुडंट पास द एग्जामिनेशन। अल्दो शब्द आया कि नहीं आया? अल्दो ने दो सेंटेंस को जोड़ा है ना, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को। अल्दो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। समझ गए? अल्दो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। मिटा देना ये। हाँ, तो केवल कंजंक्शन का मतलब केवल एंड नहीं होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मगर अभी जितने भी वर्ड्स बनाए वो एंड से रिलेटेड है। देखो क्लॉजेस, what you say and what you do and what you do, what you say and what you do are two different things. Two different things. जो तुम बोल रहे हो और जो तुम करते हो वो दोनों अलग चीज है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब, सेकंड क्लॉज स्टूडेंट व्हाट यू डू। तो ये फर्स्ट क्लॉज हो गया ना C1, और ये क्या हो गया, C2 हो गया। कैसे ये क्लॉज बना, ये फर्स्ट क्लॉज बना क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। कैसे ये क्लॉज 2 बना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। देख रहे हो ना स्टूडेंट, ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किए हैं, एंड को यूज किए हैं। तो एंड क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, और दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है ये। सिमिलरली although he passed the exam, comma, although he passed the exam, he couldn't secure good marks. ये हो गया 1, ये हो गया 2। देखो, although he passed the exam, comma, he couldn't secure good marks। केवल पास होने से थोड़ी होता है, नंबर भी तो अच्छा आना चाहिए। तो ये दो जो है, पहले तो ये बताओ डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। तो इसके साथ, इस क्लॉज के साथ ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। और चूंकि यहाँ पे कुछ जुड़ा नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सो सिंपल। बताओ तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑल्दो। तो ऑल्दो क्या हो गया स्टूडेंट, कंजंक्शन हो गया। तो जरूरी नहीं है कि ऑल्दो हमेशा ये तुम्हारा कंजंक्शन बीच ही में आएगा, कंजंक्शन कहीं पे भी आ सकता है। समझ गए ना, बीच में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है। होप सो समझ में आ गया होगा। इसको लिख लो, और जब, चलो पहले इसको लिख लो, फिर एक सेंटेंस का भी लिख देते हैं। अभी तक कंजंक्शन चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं,
उसका पेरिफेरल में घूम रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं अभी। और आसपास क्यों घूम रहे हैं बताओ? ताकि इसको समझ सके ठीक से। जब तक तुम्हारे अंदर समझ नहीं होगा वर्ड्स का तो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये दिस वे इज गुड और बैड, ये दूसरा विषय है। वहाँ पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है शिक्षा जगत में, एजुकेशन में, कि जो टॉपिक है डायरेक्ट उसी को पढ़ाता है। नो, मुझे नहीं लगता है कि ये सही अप्रोच है। वो हर टॉपिक को कवर करना चाहिए जिसके, समझे ना, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी चैप्टर के लिए। यदि आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे वर्ब इज डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, इस फैक्टर को स्ट्रांग कर दो, वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। समझ गए ना? यस। एंड इंग्लिश इज सो सिंपल। मिटा देना ये। देखो, अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस का। सेंटेंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सेंटेंसेस, लेट्स से फर्स्ट सेंटेंस, he likes cooking. He likes cooking. He doesn't like washing the utensils. He likes cooking और he doesn't like washing the utensils. यानी कि कुकिंग बनाना ठीक है, कुकिंग मतलब खाना बनाना उसको पसंद है, मगर बर्तन धोना उसको पसंद नहीं है। समझ गए ना? तो ये दो सेंटेंस हो गया ना, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। और यदि दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग? He likes cooking. He likes cooking and he likes cooking and he doesn't like washing the utensils. वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे भी क्या काम दिया तुमको, एंड, हाँ सॉरी, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेप हो सकता था मेरा ये बोलने का। दोनों ने कनेक्ट किया ना, क्योंकि ठीक कॉन्ट्रास्ट है। एक चीज़ तो उसको पसंद है, एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कोई कॉन्ट्रास्ट हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बट को यूज़ कर सकते हैं। ही लाइक्स कुकिंग बट ही डजंट लाइक वॉशिंग द यूटेंसिल्स। बात समझ गए ना? तो बट इज मोर अप्रोप्रिएट, बट ज़्यादा सही है, बट लगाओ वहाँ पर। यस, हाँ। एंड कब लगाते? इसलिए देखो, इसलिए ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। एंड और बट कब लगता है? एंड तब लगता है जब सिमिलर वैल्यू हो। जैसे एग्जांपल देखो, ही लाइक्स कुकिंग, सेकंड में ही लाइक्स ईटिंग, ऐसा होता। लेट्स, ही लाइक्स कुकिंग एंड सेकंड में सेंटेंस क्या होता है? ही लाइक्स ईटिंग। तो हम सिंपल बोल देते ही लाइक्स कुकिंग एंड ईटिंग। तो एंड लगा दिए। तो एंड लगाने का मतलब क्या कि सेम वैल्यू वाला चीज़ को जोड़ने के लिए, सेम वैल्यू मतलब सेम जो मीनिंग दे रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए हमने एंड यूज़ किया। बट कब यूज़ करेंगे? जब मामला बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो, ठीक, अपोजिट हो, कि एक चीज़ तो उसको पसंद है और दूसरा चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस समय हम क्या यूज़ करेंगे? बट का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? तो चलो, वर्ड कंप्लीट, फ्रेज कंप्लीट, क्लॉज कंप्लीट और सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना? अब समझते कंजंक्शन का टाइप्स। मिटा दे? हाँ, यहाँ पे बट लगाओ, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बताओ, तुम लोगों को पता है कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? Yes, sir. बोलो। हाँ बोलो बोलो।
ठीक है, कंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कोई बात नहीं है, देखो कोई बात नहीं, कई बुक में दो टाइप लिखा गया है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। देखो देखो फर्स्ट टाइप देखो, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। हाँ, ऐसा वर्ड जो ऐड करे, वर्ड कंजंक्शन क्या है, वर्ड, हाँ, डेट एड्स, वर्ड डेट ऐड लिख सकते हो यहाँ पे, वही उस समय जो लिखे थे, जो वर्ड्स को ऐड कर सकता है, फ्रेज को ऐड कर सकता है, क्लॉज को ऐड कर सकता है, जो हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे थे कंजंक्शन का, या फिर सेंटेंस को ऐड कर सकता है, ठीक है, सेंटेंसेस को ऐड कर सकता है। बट ये जो भी ऐड कर रहा है ये सेम वैल्यू का होना चाहिए। सेम वैल्यू समझ गए ना, सेम वैल्यू होना चाहिए, सेम वैल्यू, सेम। जैसे नाउन के साथ नाउन का ही अटैचमेंट होगा, वर्ब के साथ वर्ब का ही अटैचमेंट होगा, प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन का ही अटैचमेंट होगा, ऐसा कुछ। अब ऐसा नहीं कि कुछ नाउन है और उधर तुम्हारा दूसरा ही चीज़ चल रहा है, उसको अटैच नहीं करते हैं, सिमिलर वैल्यू होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, फॉर एंड, करेक्ट, हाँ, बट और एसेट्रा। कल की क्लास में समझेंगे इसको डिटेल्स में, समझ गए ना। फॉर एंड बट और एसेट्रा क्या ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ये क्या है, एक शब्द है जो ज्वाइन करेगा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंस। बट ध्यान रहे वो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। समझ गए ना, ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लिख लो इसको। और जितना अभी तक एग्जाम्पल दिए थे तुम लोग को स्टूडेंट, वो सब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही दे रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। अधिकतर क्या किए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही एग्जाम्पल दिए हैं। वहाँ पे देखो, मोहन एंड आलोक आर गोइंग टू देयर कॉलेज, हाँ, तो उसमें देखो क्या है, ए हल्ला नहीं करते हैं ना, शांति सुनते हैं, तो क्या है वहाँ पे देखो एंड लगा हुआ है ना। क्या बुरा बुरा सपना देख के आप पहुँच गया क्या यहाँ पे? उठाए सुदर्शन चक्र, शिशुपाल कितना बार मिस्टेक किया था? तुम्हारा 2 गलती 100 गलती के बराबर, जाओ। चलो ये हो गया ना, समझ गए, मिटा दे। चलो फर्स्ट वन कंप्लीटेड ना, सेकंड वन देखते हैं। हल्ला मत करो, बी साइलेंट। देखो 2 देखो, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब है ये जो कंजंक्शन है वो सिंगुलर नहीं आएगा, सिंगल फॉर्म में नहीं आएगा, ये ऑलवेज कम इन पेयर। ये कंजंक्शन कहता क्या होता है, पेयरिंग फॉर्म में रहता है, पेयरिंग फॉर्म में रहेगा ये कंजंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, एज वेल एज नहीं होगा, क्योंकि बीच में स्पेस भी होना चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, समझ गए ना, बीच में स्पेस भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, एज, सो एज, तो ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं पेयरिंग में वर्ड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखो जब पेयरिंग में आ रहा है
तो यहाँ पे भी सेम ही बात होगा कि यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो उसका वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, समझे ना, इक्वल इंपॉर्टेंस वाला होना चाहिए। यहाँ पे जो जैसे आइदर यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हो तुम लेट्स, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हो यहाँ पे नाउन डाल दिए यहाँ पे वर्ब डाल दिए, ऐसे तो नहीं कर सकते हो। आइदर यू और आई, यहाँ पे देखो उधर यू और आई यही बोलोगे, नाइदर ही नॉर सी ऐसे ही बोलोगे। तो यहाँ पे जो डालोगे वो सिमिलर वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे वर्ब यूज़ कर रहे हो, डोंट डू दिस थिंग्स। तो ये हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन, समझ में आ गया ना स्टूडेंट? चलो मिटा दें, और भी होते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूँ। एंड थर्ड वन, बिल्कुल सब ऑर्डिनेटिंग। अब देखो यही कारण है कि अभी जो इंट्रोडक्शन तुम लोग को दे रहे थे उसमें मैंने डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताया है। मैंने इसलिए बताया है ताकि थर्ड का कंजंक्शन, ये थर्ड कंजंक्शन समझ सको ठीक से। ये जो थर्ड कंजंक्शन इसका मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका मतलब वर्ड, एक वर्ड जो कि कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है और ये क्या करता है, डैट कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज, डैट कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज। हम डिपेंडेंट क्लॉज को स्टूडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। किसको? डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि किसी फंडामेंटल क्लॉज पे वो डिपेंडेंट है। तो डैट कनेक्ट ए डिपेंडेंट क्लॉज विथ इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वही एग्जाम्पल उठा के देख लो। ऑल्दो ही पास द एग्जामिनेशन कॉमा ही कुडंट सिक्योर गुड मार्क्स। तो ऑल्दो से स्टार्ट हुआ तो वो क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डीसी हो गया, यानी कि वो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बात समझे? डिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसलिए यहाँ पे तुमको ये शब्द नजर आएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यानी कि ऐसा शब्द जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़े, कहने का मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़े, ऐसे जो शब्द है उस शब्द को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे। हाँ, ऑल्दो, बट, हाउएवर, प्रोवाइडेड, एक्सेट्रा। इसका बहुत बड़ा लिस्ट होगा। डिस्पाइट, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स होंगे जब हम लोग कवर करेंगे, है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में क्लास लेंगे तब मैं इसका लिस्ट लेके आऊँगा। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आज का क्लास इतना ही है। तो आज क्या क्या किए हम लोग? आज बेसिकली हम लोगों ने कोशिश किया इंट्रोडक्शन, करेक्ट, समझने का कि कंजंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का कार्य क्या है, क्या करता क्या है वो, क्यों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना, वर्ड्स का मतलब क्या है, फ्रेज का मतलब क्या है, क्लॉज का क्या मतलब है, फ्रेज का क्या मतलब है। जब तक आप इस मतलब को नहीं समझेंगे तब तक आप कंजंक्शन को नहीं समझ पाएंगे ठीक से। या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए, यदि कंजंक्शन को ठीक से समझना है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, समझ में आ गया ना? और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को थोड़ा बहुत देखें, ज़्यादा नहीं, कल की क्लास में हम लोग डिटेल फॉर्म में देखेंगे। फर्स्ट वन इज योर, बताओ क्या है फर्स्ट वन? हाँ, अभी कॉपी का जरूरत पड़ गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए बोलते क्लास में कोऑर्डिनेट करो ठीक से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड क्या है? कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का मतलब, हाँ, अब देखो शब्द को पकड़ते हैं ना, शब्द को पकड़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला चलो, फर्स्ट क्या है? रुक जाओ शांत। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब जो, हाँ, कोऑर्डिनेट करे, जो सहयोग करे,
जैसे क्लास में तुम लोग हल्ला करोगे तो सहयोग नहीं कर रहे हो बाबू, नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हो। और यदि क्लास में जैसे एथिक्स क्लास में चुपचाप सुनता है उस तरह सुनोगे तो कोऑर्डिनेट कर रहे हो। यदि कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो फिर सुदर्शन चक्र उठाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। समझ गए ना? कोऑर्डिनेट करने में कोऑर्डिनेट करे, सहयोग करे, नंबर 1। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल समझे थे हम लोग? फॉर हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, एंड सो ऑन। करेक्ट। बहुत सारे वर्ड्स, उस कंजंक्शन का बहुत सारा वर्ड्स प्रीपोजिशन भी है, ठीक से देखोगे तो। स्पेशली फॉर प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है और प्लस कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है। एक शब्द का प्रयोग बहुत तरीके से हो सकता है। बात सुनो, कान खोल के सुनो क्या बोल रहे हैं। सिमिलर वर्ड, सेम वर्ड है, इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन ऑल्सो, एट द सेम टाइम इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्शन ऑल्सो। तो कैसे तय होगा? वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आपने किस तरह उसको पिरोया है, लिखा है। सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेटिंग सॉरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड क्या है? को रिलेटिव। अरे वो वर्ड में ही पकड़ो, वर्ड में ही मीनिंग है उसमें। को रिलेटिव मतलब रिलेटिव हो, जो क्या चीज़ का रिलेटिव हो, कि यदि दो वर्ड को पुट करते हो तो वो रिलेटेबल हो एक दूसरे से। बात समझ गए ना? उसको क्या बोलते हैं? को रिलेटिव कंजंक्शन। एंड थर्ड वन इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हाँ, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को, करेक्ट, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करें। समझ गए ना? दैट्स इट, कंप्लीट।